नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2021 जो कि आपका एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए सबसे अहम और सेलेक्टेड घटना चक्र की जो सीरीज का पार्ट 2 आ चुका है मित्रों। जी हाँ मित्रों, सामान्य अध्ययन को लेकर के भारतीय इतिहास का जो हमारा टॉपिक के अंतर्गत आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लेकर के, तो सेकंड पार्ट आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहेगी मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं मित्रों कि यूपी ट्रिपल एस सी एंड मैनी मोर्स एग्जाम सामान्य अध्ययन को लेकर के आपके विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आप सभी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लेकर के। जी हाँ मित्रों, एग्जाम 2021 को दृष्टिगत रखते हुए आपके सबसे अहम और सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के आपके यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज घटना चक्र की सेकंड पार्ट आप सभी के समक्ष है मित्रों। तो बिल्कुल से वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि आपके टॉपिक को लेकर के आपके प्रश्नों का श्रृंखलन है मित्रों। तो मध्यकालीन इतिहास को लेकर के सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है सल्तनत काल को लेकर के, और सल्तनत काल को लेकर के अब तक सेलेक्टेड आपके यूपी ट्रिपल एस सी में बने हुए सबसे अहम और प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था या मुस्लिम शासन कौन था। तो बिल्कुल से आप देखिए, वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा, तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप देख सकते हैं और आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए, सप्तम यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक हैं, ठीक है, तो वो कौन था। तो आपका राइट आंसर सी की ओर जाएगा, आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो आपका भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। यदि प्रश्न बनता है कि आक्रमण कब हुआ था, तो आपका जवाब आ जाएगा। और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के आकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर से को पराजित करने में सफल हुआ था। ठीक है, तो कई बार प्रश्न बनता है कि सिंध के शासक को पराजित किया गया था, तो उसका नाम था दाहिर, और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया था। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि किस ग्रंथ में आपके अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी मिलती है। तो आपका सही जवाब जाएगा चचनामा, क्योंकि प्रश्न के अंदर से प्रश्न को जो सेलेक्टेड को करने का जो गुण होता है वो आपके अंतर्गत आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। मोस्ट और सेलेक्टेड प्रश्न है सभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें उन सभी विद्यार्थियों के पास जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं मित्रों। तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर चला जाएगा मध्य प्रदेश की ओर। ठीक है, खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो राज्य में स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में खुजराहो समूह के लिए संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ठीक है, यदि प्रश्न बनेगा किस जिले में, तो छतरपुर जिले में स्थित खुजराहो में चंदेल राजा द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्ट कला का वखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव सर्वोत्तम है। कई बार प्रश्न बनता है कि खुजराहो मंदिर में सबसे प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर जाएगा कंदरिया महादेव की ओर। और इसका निर्माण किन के द्वारा कराया गया था, तो चंदेल राजाओं की ओर। ये भी आपको लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई प्रश्न एक प्रश्न से तैयार हो रहे हैं, तो इसको भी नोट करते चलें आप सभी लोग। नेक्स्ट है आपका, जयचंद ने के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। यानी इस जयचंद के विश्वास के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय हुई थी, तो अब ये जयचंद जो मारा गया था वो कहाँ पर मारा गया था, प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संपूर्ण चर्चा करेंगे कब और कहाँ पर मारा गया। तो मोहम्मद गौरी ने 1114 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राजा था जिसका पृथ्वी से शत्रुता थी, और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर में युद्ध हुआ था, जहां पर जयचंद मारा गया था। नेक्स्ट है आपके लिए, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर बी की ओर चला जाएगा।
1191 में, ठीक है। मोहम्मद गौरी 1191 हुए तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपका तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा 1191 में। पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस विजय में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी, तो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अमीर खुसरो, आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। तो अमीर खुसरो का जो जन्मदिन पूछा गया है, जन्म स्थान पूछा गया, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा बी की ओर, कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी कि काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। यदि प्रश्न पूछा जाएगा किस स्थान पर हुआ था, तो कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके खड़ी बोली को लेकर के, ठीक है। और इन्होंने किरान उस सूदान, मिफ्ता उल फतूह, देवलरानी, खिज खां, नूर सिपेर, तुगलकनामा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, खजाइन उल फतूह आदि ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों को लेकर के आपका जो तुगलकनामा है काफ़ी प्रसिद्ध है और आपके काफ़ी एग्जाम में बनता है, और इन्हीं को कहा जाता है तूते ए हिंद कहा जाता है, ठीक है। नहीं, भारत का तोता भी इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। याद रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो सिलेक्टेड होंगे। अमीर खुसरो का जन्म 1292 एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा कि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार है। ये तो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपका सीधा राइट आंसर चला जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की ओर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की ओर बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन पर चला जाएगा। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता यानी तोता हिंद या तूती हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत काल में 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। नेक्स्ट है आपका लौह और रक्त नीति किससे अपनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा बलबन के समय, ठीक है। यानी बलबन के द्वारा जो नीति थी लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया था। इस पर भी संपूर्ण हम चर्चा करेंगे। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान पद का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये जो थी लौह और रक्त नीति की अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। नेक्स्ट आपका अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थल में है। अलाई का दरवाज़ा पूछा गया, तो सीधा ही आपका राइट आंसर चला जाएगा कुतुब मीनार की ओर, यानी ऑप्शन सी की ओर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से राइट चला जाएगा, कुतुब मीनार, नई दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर नई दिल्ली जाएगा। निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर द्वारा हुआ था। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। तो कई बार पूछा जाता है अलाई दरवाज़ा है, तो ये प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले, हजार खंबा महल का भी निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। अभी आपसे जस्ट प्रश्न में बताया गया था कि अलाई का जो दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो तैयार किया गया है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी की ओर सीधा ही प्रश्न आपकी ओर चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या रही थी। यानी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो शासनकाल किया गया था, कब से कहाँ तक किया गया था, तो सीधा ही आपका राइट आंसर ऑप्शन ए की ओर चला जाएगा। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था दिल्ली में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, वास्तविक नाम इनका अली गुरसब था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि शासनकाल की अवधि जो थी वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक थी। यानी इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं को सत्या हासिल कर ली गई थी इसके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गए थे। यानी नालंदा जो प्राचीन शिक्षण केंद्र थे, मठ थे, वो कब नष्ट किए गए थे। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा सीधा
1200 ईस्वी की ओर। 1200 ईस्वी में किसके द्वारा नष्ट किए गए थे? तो ये मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। एक साधारण दास एक तिम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर के आक्रमण की बात की जाएगी तो सीधा आंसर आपका डी की ओर हो जाएगा, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। यानी मध्य एशिया के मंगोल के सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक, यहाँ से पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सीधा जवाब जाएगा नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी जो है सिद्ध हुआ था। यानी कौन सा? नेक्स्ट आपका, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी गई थी? तो यहाँ से सीधा प्रश्न आपके पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा भारत में तुगलक वंश की नींव रखी गई थी? तो राइट आंसर आपका सीधा चला जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की ओर, क्योंकि इनके द्वारा ही तुगलक वंश की नींव रखी गई थी। तो भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, ठीक है। सिंचाई के लिए जो नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आपका सही आंसर जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की ओर। नेक्स्ट है आपका, खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? यानी जो खिलजी खान के बारे में पूछा गया तो प्रश्न देखते ही आपका राइट आंसर चला जाएगा सैयद वंश से, ठीक है। जैसे ही नाम सुना आपका सीधा आंसर सैयद वंश की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि खिलजी खान सैयद वंश का संस्थापक था और यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। कई बार पूछा जाता है कि खिलजी खान जो था सैयद वंश का संस्थापक कब गद्दी पर बैठा था? तो 1414 ईस्वी में बैठा था और 1421 ईस्वी में खिलजी खान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देखते ही आपका जवाब बन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो था इब्न बतूता भारत में आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बना करके चीन भेजा था और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो कि रेहला के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके प्रश्न में पूछा गया है, रेहला है, ठीक है। तो ये किसकी है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत यानी कि रचना है। नेक्स्ट आपका, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया गया था? तो प्रश्न को देखते ही आपका सीधा जवाब चला जाएगा 1526 की ओर, ठीक है, क्योंकि पानीपत की जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम युद्ध हुआ था कहाँ पर? पानीपत में। और बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्य कार्य किया था और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था, ठीक है। तो कई बार आपके लिए प्रश्न बनता है, ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? पूछा गया नहीं था, तो आपका सीधा आंसर जाएगा अब्बास खां सरवानी की ओर, क्योंकि अब्बास खां सरवानी जो थे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखा गया इतिहास है वो तो किसका है? शेरशाह सूरी का लिखा गया है तथा इस पुस्तक का नाम है तारीख शेरशाही, ठीक है, यानी जिसमें शेरशाह सूरी का इतिहास है उस पुस्तक का नाम क्या है? तारीख शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा गया है, जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बनता है आपका, हरिहर एवं बुक्का दोनों ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हाँ उपयुक्त नहीं है, हरिहर भी दिया हुआ, बुक्का भी दिया, तो दोनों भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही, दोनों ही इसका आंसर होगा, यानी विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी गई थी एवं शासन किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि संगम वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी, अतः विकल्प ए और बी दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि विकल्प आपको देखने होंगे, क्योंकि दोनों भाइयों के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 में। नेक्स्ट है आपका,
विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीधा ही जवाब चला जाएगा आपका तुंगभद्रा के, ठीक है, क्योंकि विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी 1336 में, और जो किनारे स्थित है तुंगभद्रा नदी किनारे, ठीक है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। यदि अब वर्तमान नाम पूछा जाएगा तो सीधा आपका जवाब चला जाएगा हम्पी की ओर, ठीक है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों यानी कि संबंग वंश, सालुग वंश, तुलु वंश और आरावीडु वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो आपका सीधा जवाब जाएगा कृष्णदेव राय की ओर। और विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? यानी तुलुव राजवंश की स्थापना का यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा जवाब आपका जाएगा वीर नरसिंह की ओर, ठीक है, क्योंकि वीर नरसिंह के द्वारा ही तुलुव राजवंश की स्थापना की गई थी, और जो कि 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई थी। और वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया था। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किया था। और कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर सम्राट ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागल्लपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कृष्णदेव राय के द्वारा नगर बसाया गया था, उसका नाम क्या था? तो आपका आंसर जाएगा नागल्लपुर की ओर, ठीक है। तथा अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ग्रंथ का नाम पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर जाएगा अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? यानी ऐसा कौन सा साम्राज्य था जहां पर महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो आपका सीधा जवाब जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। तो चोल और बहमानी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों के समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। और पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं और वे युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आरंभ हो रहा है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य को लेकर के आपके सबसे अहम और सेलेक्टेड अब तक UPSSC द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो देखिए, जब भी बात पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर की बात आती है तो आपका राइट आंसर सीधा जाता है हुमायूं की ओर, ठीक है, सीधा जाता है हुमायूं की ओर, क्योंकि हुमायूं जो था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर के हुई थी, ठीक है। तो सीधा ही आपका जवाब चला जाएगा हुमायूं की ओर। तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीपना भवन में, यदि पूछा जाएगा कहाँ पर, तो दिल्ली के दीपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए जान दे दी। ये आपकी जो टिप्पणी थी, जो टैगलाइन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये किस महोदय की है? लेनपूल महोदय की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? यानी हुमायूं की जो सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी तो आकस्मिक दुर्घटना थी, तो अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो आपका सीधा आंसर जाएगा कालनौर की ओर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। हुमायूं की जो दीन ए पनाह पुस्तकालय था, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में था, शेरमंडल की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 14 फरवरी 1556 को, ठीक है, अकबर को कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया था। तो अब आपसे प्रश्न बनेगा कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका राइट आंसर जाएगा 14 फरवरी 1556 ईस्वी कालानौर में, ठीक है। कहाँ पर? कालानौर में। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की, ठीक है, यानी उसको जब राज्याभिषेक कराया गया था तो अल्प आयु में ही वह सिंहासन पर बैठ गए थे, जिसमें आयु उनकी थी 13 वर्ष 3 माह थी। और उनके पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ में कालनौर में था, ठीक है। तो ये संरक्षक का नाम पूछा जाता है, तो आपके लिए याद रखेंगे अकबर के जो संरक्षक थे उनका नाम था बैरम खां, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? ऐसे कौन से सम्राटों का शासनकाल था? तो सीधा ही आपका जवाब जाएगा शेरशाह सूरी की ओर, यानी ऑप्शन सी, ठीक है, जो कि अफगान के शासक थे। और शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के में। इसका वजन की बात करेंगे तो 178 ग्रेन था यह रुपया। किसका था? चांदी का बना हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? यानी भूमि मापने की जो व्यवस्था प्रारंभ की थी, किसकी ओर प्रारंभ की थी? तो आपका सीधा जवाब जाएगा पुनः शेरशाह की ओर, ठीक है। तो इनका भी जवाब राइट आंसर डी की ओर चले जाएगा। तो उपयुक्त शासकों में से शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी और उसने गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना तैयार किया गया था, द्वारा भूमि की पैमाइश कराई जा उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, माध्यम और निकष 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी गज ए सिकंदरी क्या था? उनकी भूमि की पैमाइश का एक पैमाना तैयार किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जिनके कार्यकाल में सबसे पहले भूमि मापन आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर चला जाएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद जो नाम था वो अकबर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, अकबर का पूरे नाम की बात करेंगे तो यदि कई बार प्रश्न में पूछा जाता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर के नाम से ही बुलाते थे। मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था, ठीक है। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन सा शासक था? तीसरा शासक था तैमूर वंशावली का। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। कई बार पिता और दादा का नाम पूछा जाता है तो आप इसको जवाब भी दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपका सीधा आंसर जाएगा अकबर की ओर, ठीक है। तो बैरम खां, ठीक है, क्योंकि इसका जो राज्याभिषेक हुआ 13 साल 3 माह के में हुआ था और इसके संरक्षक बैरम खां को थे। नेक्स्ट, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। तो यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा जन्म को लेकर के तो 1542 अमरकोट में हुआ था, ठीक है। और जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय उनकी आयु 14 वर्ष से कम थी, यानी कि 13 वर्ष 3 माह थी। और बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था और उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया गया था। किसको? बैरम खान को, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो इस ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो सीधा आपका जवाब जाएगा हेमू और अकबर की ओर, ठीक है। पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था, जो कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। यानी कि दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू यानी हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी और बैरम खान ने उसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से 24 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें से 22 ने उसे विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आपका, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ये प्रश्न पूछा गया है। जब देखिए मेल नहीं खाने वाले प्रश्न आपके आते हैं तो ये आपको काफ़ी परेशान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी परेशान करते हैं, तो इसके लिए आपको ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी चीज़ों से इसको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा आंसर आपका बी की ओर चला जाएगा। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ठीक है। ये जो है मेल नहीं खाता है, क्योंकि राजा जो मान सिंह थे वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ठीक है। ये जयपुर के राजा थे। अकबर के राजदरबार नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री। अन्य विकल्प सही सुमिलित नहीं है। अच्छा, राजा मानसिंह जयपुर राजघराना के कछुआ वंश के शासक भी थे, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आपका, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी अकबर के द्वारा दरबारी संगीतक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा तानसेन मियाँ की ओर, ठीक है। तानसेन मियाँ की ओर, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। यानी अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतक के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को
कंठा भरवाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तानसेन का मूल नाम यदि पूछा जाएगा तो रामतनु पांडे था। ठीक है, और उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो वह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, यानी अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे, तो सही आंसर आपका यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आपका रहीम खान की ओर जाएगा, यानी ऑप्शन सी की ओर जाएगा। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल्ला रहीम यानी खाना खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम से उन्हें दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा ताजो के बाबरी, तो ये भी आपसे प्रश्न बनता है कि ताज के बाबरी रचना है, तो आपका सही जवाब बिल्कुल चला जाएगा। और उसके तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया गया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। ठीक है, तो राजकवि की बात की जाएगी तो अकबर का जो राजकवि था वो कौन था, फैजी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था, तो किसके द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल से प्रश्न को देखते ही अकबर की ओर, यानी ऑप्शन बी की ओर। ठीक है, तो अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में कब बनवाया था, तो जब वह गुजरात की विजय प्राप्त की थी 1572 से 73 ईस्वी में की थी, और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। ठीक है, और गुजरात विजय के फतेहपुर नामक सीकरी नगर की स्थापना की गई थी। इस वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया गया था। नेक्स्ट है आपका अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, तो सीधा ही आपका आंसर चला जाएगा आगरे की ओर। ठीक है, क्यों आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, यानी ऐसा कौन सा शासक था जो अनपढ़ था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी की ओर, अकबर की ओर। ठीक है, मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर की जन्म की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में कहाँ पर हुआ था, तो आपका जवाब जाएगा अमरकोट के किले में हुआ था। और 1540 में अकबर के पिता की हुमायूं को जो बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद और 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा की उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। नेक्स्ट आपका इनमें से किस ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो ऐसे कौन से मौजूद थे जिसके द्वारा अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की गई थी, तो बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट चला जाएगा, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था, और उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके प्रश्न में बनी हुई है। ठीक है, तो ये किस महोदय की है, तो ये बदायूनी की रचना है, मुंतखब उत तवारीख। ठीक है, नेक्स्ट आपका हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था। अब हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाएगी और 1576 की बात की जाएगी, तो आपका सीधा आंसर जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 में को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा असफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर थे, और इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही राणा हारे थे, यानी दोनों में जो युद्ध हुआ था वो बराबरी का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, यानी जहांगीर के द्वारा शासनकाल कितने समय तक किया गया था भारत में, तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा था भारत में। यानी भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब जाएगा अकबर के बाद। उसके बचपन का नाम यदि बात की जाएगी तो नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। किसका नाम? जहांगीर का नाम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर की किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट। ठीक है, तो सीधा ही आपका राइट आंसर चला जाएगा अजमेर की ओर। ठीक है, अजमेर में मिला था, यानी थॉमस रो मुगल
सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था? वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। थॉमस रो मुगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था? तो आपका सीधा जवाब जाएगा औरंगजेब की ओर। ठीक है, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो शराब को बिल्कुल से स्पर्श भी नहीं करता था, यानी औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार को कठोर नियंत्रण में रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल भी नहीं पीता था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? यानी कौन से शासनकाल में? ठीक है, तो राइट आंसर चला जाएगा आपका सीधा ही औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में जो है द्वंद्व आरंभ हुआ था। पंद 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था, जो कि 1665 ईस्वी के पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई और आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक उनके खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष जो है चला था। तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो औरंगजेब का पुत्र था, यानी औरंगजेब जो पुत्र था किसका पुत्र था? तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा शाहजहां की ओर, यानी जो शाहजहां का पुत्र था कौन? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और इनका जो शासनकाल रहा था वह रहा था आपका 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा था। तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की थी, यानी किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी की रचना की थी, यानी शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अजुरमंद बानो बेगम, यानी जिनका नाम मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूर्व कई बार पूछा जाता है, अजुरमंद बानो बेगम नाम है, तो आपका राइट आंसर मुमताज महल की ओर जाएगा, जिसकी मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई थी। उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, जो कि आगरे में है, और ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया था वो 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1648 में इसका कार्य जो है पूरा हो गया था। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखीं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके गुम्मद का निर्माण किया था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौर था। ठीक है, तो कई बार आपके प्रश्न पूछा जाता है कि डिजाइन किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? दिल्ली का जो लौह स्तंभ है। ठीक है, तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा, बिल्कुल से आपका राइट आंसर जाएगा कुतुब मीनार, जो कि लौह स्तंभ में सदियों से बिना जंग लगे हुए खड़ा हुआ। ठीक है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ यानी कुतुब मीनार परिसर कुब्बल उल इलाम मस्जिद में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। कई बार पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, तो गुप्त काल में किया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित निम्नलिखित में से प्राचीन सम्राट का मकबरा हित है, यानी सासाराम में कहाँ पर, जो कि बिहार राज्य में है, किसका मकबरा है? तो सीधा ही आंसर चला जाएगा आपका शेरशाह सूरी का, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? प्रश्न को देखते ही आपका आंसर बन जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार, ठीक है, मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे और इसने अब्दुस्समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो सीधा ही आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन ए की ओर, यानी शाहजहां के द्वारा कराया गया था।
शाहजहाँ ने 1648 ईस्वी में दिल्ली यानी कि शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवानी आम के पीछे की दीवार में एक बना प्रकोष्ठ, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन यानी कहा जाता है। ठीक है, तो मयूर सिंहासन के बारे में आपका जो भी प्रश्न बनेगा यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऐसा कौन सा राजा था जिसका योगदान नहीं दिया गया है? तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की ओर। ठीक है, ऑप्शन में देखना है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसमें कोई योगदान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा किसमें योगदान दिया गया है, नहीं। स्थित कुतुब मीनार का यदि निर्माण की बात की जाएगी तो आपका आंसर चला जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी इसका निर्माण आरंभ किया गया था और इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण जो है कार्यकाल जो है पूर्ण किया गया था। तो कई बार आपका प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से, ठीक है, किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी। अतः फिरोज खान ने उसे तोड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिल, ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, 2 मंजिल निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर अब 5 मंजिल बन गई हैं। ठीक है, जो आज भी विद्वान है स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी के कोई योगदान नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ऑप्शन में देखना है। नेक्स्ट आपका कुतुब मीनार स्थित है, तो यदि आपसे प्रश्न बनेगा तो बिल्कुल से राइट आंसर चला जाएगा दिल्ली की ओर, क्योंकि अभी जो आपको बताया था कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है? तो आपका राइट आंसर सीधा चला जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल आपका स्थित है। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था और यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले में सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार आपके प्रश्न बनता है। और मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, पत्थर में स्वप्न नाम से भी इसका उपनाम जो है जाना जाता है, तो ये भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? तो सीधा ही आपका आंसर चला जाएगा, आगरा किले की बात की जा रही तो अकबर की ओर। ठीक है, आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम और दीवाने खास पंचमहल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी कला, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण जो कि फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। नेक्स्ट आपका दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन आपने देखी हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियाथ था। कौन था? मिराक मिर्जा घियाथ था, जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरा शहर से बुलवाया गया था और यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम यानी कि हमीदा बानो ने बनवाया था। यह चारबाग शैली में बना है। यदि पूछा जाएगा किस शैली में बना है तो यह चारबाग शैली में बना है और वर्ष 1993 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। यह पुस्तक नाम से क्या है, यानी इस पुस्तक का क्या नाम है? तो सीधा ही आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन की ओर। ठीक है, बिल्कुल से देखते ही आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन की ओर, यानी ऑप्शन बी बाबरनामा। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है चगताई भाषा तुर्की अपनी आत्मकथा, तो आपको बस प्रश्न को देखना है, लैंग्वेज को समझना है और आंसर सीधा ही चला जाएगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है और इसे ताजुक बाबरी यानी कि बाबरनामा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष का ध्यान रखना है। ठीक है, यह किताब जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। कई बार पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका जवाब आएगा तुर्की भाषा। नेक्स्ट आपका आईने अकबरी किसने लिखा है? जो आईने अकबरी ग्रंथ है वो आपका अबुल फजल का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके प्रश्न में रिपीटेड है, हर बार आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। अबुल फजल जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें सर्वप्रथम
तौहीद ए इलाही तथा दीन ए इलाही प्रदान हेतु पुरोहित बनाया गया था। अबुल फजल ने कलियादमन श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया है तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। शहजादा सलीम के इशारे पर ओरछा में बुंदेला सरदार वीर सिंह के देव पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका तारिक ए फिरोज शाही के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं ये, आपके कई बार एग्जाम में बनते हैं और हर बार रिपीटेड होते हैं, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा जियाउद्दीन वर्नी की ओर। ठीक है, ऑप्शन ए यानी तारिक ए फिरोज शाही जो ग्रंथ था और इस लिखा गया था वो जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक प्रश्न है, याद रखेंगे। तो जियाउद्दीन वर्नी 1285 से 1397 ईस्वी तक एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा था। और तारिक ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक तारिक ए फिरोज शाही याद रखेंगे कृति है। ज्ञातव्य के सम्मे सिराज अफीम ने भी तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है। ठीक है, एक और जो रचनाकार हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में भी देखना है कि आपके कौन कौन मिल रहा है। ठीक है, जिनका नाम है सम्मे सिराज अफीम ने भी तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष का ध्यान रखना होता है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो अकबरनामा जैसे ही प्रश्न में आता है तो आपका सीधा आंसर चला जाता है अबुल फजल की ओर। ठीक है, क्योंकि अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल में आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। यह 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में, और इसका तीसरा भाग ही जो है आईने अकबरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? यदि सुमिलित की बात की जाती है तो इसमें के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और जो देखा जा रहा है ऑप्शन में तो हुमायूं अकबरनामा हुमायूंनामा जो कि हुमायूं, ये आपका ऑप्शन सी सुमिलित नहीं है। क्यों सुमिलित नहीं है? क्योंकि हुमायूंनामा जो रचना है मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन की उपलब्धियों का विवरण है। और ताज के जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। जबकि बाबरनामा जो कि बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में और शाहजहाँ द्वारा लिखी आपकी ताहे इनायत खां है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखते ही बन जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? ठीक है, तो कई बार प्रश्न बनता है अंतिम मुगल सम्राट, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे हाँ बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो आपका सीधा आंसर चला जाएगा रंगून की ओर, यानी ऑप्शन सी रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये था मित्रों हमारे सामान्य अध्ययन जो कि आपके यूपी SSC PET एग्जाम 2021 के लिए सबसे अहम और सेलेक्टेड टॉपिक वाइज यानी कि मध्यकालीन भारत इतिहास के लेकर के सबसे अहम और सेलेक्टेड घटना चक्र के इंपोर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों।